आज का हमारा टॉपिक है कंपनी ओनरशिप के एतबार से बिजनेस की बेसिकली 3 काइंड्स हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक वाहिद शख्स अपने बिजनेस का मालिक होता है, नफा और नुकसान का जिम्मेदार होता है। दूसरी काइंड है पार्टनरशिप, शराकतदारी जिसे हम कहते हैं, जिसमें कम से कम 2 और ज़्यादा 20 पार्टनर हो सकते हैं नॉन बैंकिंग के बिजनेस में। लेकिन अगर बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 पर फिक्स कर दी गई है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। पार्टनरशिप कंपनी, पार्टनरशिप फर्म में अगर 21वां पार्टनर आ जाए तो हमारा कंपनी एक्ट ये कहता है, कंपनीज एक्ट 2017, कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द 21st पार्टनर आपकी फर्म को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। और अगर उसके इंट्रोडक्शन के 6 मंथ्स के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो अब आपकी जो ये एसोसिएशन है ये इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी। ये जो आपका बिजनेस है ये इलीगल एसोसिएशन है, यानी आप जो कुछ कर रहे हैं ये लीगल नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम लिमिट 20 है, 21 अगर आप 21st पार्टनर को लेना चाहते हैं तो फिर उस केस में आपको उस कंपनी की हैसियत को बदलना पड़ेगा, यानी बिजनेस की हैसियत को, और आपको एज अ कंपनी इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कंपनी। कंपनी है क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। हमारे एक उस्ताद जी थे लॉ के, इम्तियाज मलिक साहब, वो कहते थे मैं बराबरी नहीं कर रहा लेकिन मुशाबहत के तहत मैं समझा रहा हूं। जैसे अल्लाह ताला ने अहकामात बनाए हैं, ऊपर अल्लाह मौजूद है, उसने अहकामात हमें कुरान मजीद में लिख कर दिए हैं, और अगर कोई शख्स एक आयत का भी मुनकर है तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। तो इसी तरह से हमारे पास एक इदारा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। ये इदारा, ये कमीशन, हमारे उस्ताद जी कहते थे ऊपर अल्लाह नीचे कमीशन। अल्लाह ताला इंसानों के लिए मौजूद है और कंपनी के लिए कमीशन मौजूद है, और कमीशन के जो अहकामात हैं वो कंपनीज एक्ट 2017 में, इसकी लास्ट अमेंडमेंट जो थी वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में थी, ज़ियाउल हक साहब के दौर में। तो उसका जितने भी अहकामात हैं कमीशन के यानी SECP के, वो मौजूद है किसमें? कंपनीज एक्ट के अंदर। और कंपनीज एक्ट के कानून के तहत, प्रोविजंस के तहत, रूल्स के तहत कंपनी फॉर्म होती है। कंपनी है क्या? खुद कंपनीज एक्ट कह रहा है, लॉ कह रहा है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। कंपनी एक आर्टिफिशियल बीइंग, हम आप ह्यूमन बीइंग है, कंपनी आर्टिफिशियल बीइंग। कंपनी सो नहीं सकती, रो नहीं सकती, चल नहीं सकती, हंस नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, लेकिन इसके अलावा कंपनी हर वो काम कर सकती है कानून की नजर में जो एक आम इंसान कर सकता है। कानूनी हैसियत, लीगल स्टेटस ऑफ द कंपनी एंड अ ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, सिवाय चंद चीजों की जो मैंने आपको बताया, खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, रोना। कंपनी अपने नाम से असेट्स परचेज कर सकती है, कंपनी अपने नाम से असेट्स सेल कर सकती है, कंपनी पे सूट फाइल किया जा सकता है, कंपनी किसी और पर सूट फाइल कर सकती है, मुकदमा दायर करना। तो कंपनी की अपनी एक लीगल हैसियत है। इससे पहले जो हमने 2 बातें की, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो ओनर ही है, ओनर के हाथ में ही मैनेजमेंट है। ओनर मर गया, कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म, पार्टनरशिप खत्म। पार्टनर्स में से एक पार्टनर भी मर गया, पार्टनरशिप खत्म, डिसॉल्व हो जाती है। कंपनी के चलाने वाले, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज, कंपनी की हैसियत से अलग है, और वो जिंदा रहे मर जाए इससे कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि कंपनी के जो ओनर्स हैं, ओनर कौन होता है? जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक शख्स अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टर्स आर द ओनर्स।
यहां कंपनी में ओनर कौन है, कौन इन्वेस्टमेंट करता है, उसे कहते हैं हम शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स और कंपनी का जो कैपिटल है वो कहलाता है शेयर्स कैपिटल। शेयर्स की तो उसमें हम पढ़ते हैं, पढ़ने के एतबार से, एक ऑर्डिनरी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स क्या है, आम शेयर्स जिसमें आम कानून लागू होगा। प्रेफरेंस शेयर क्या है, तरजीहाती बुनियाद पे जो शेयर्स दिए गए, इसके ऊपर कुछ तरजीहात होंगी, स्पेसिफिकेशंस होंगी। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूं। ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट उस वक्त दिया जाएगा जब कंपनी डिविडेंड, शेयर्स डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वो डिविडेंड है। डिविडेंड जब शेयर होल्डर को पे किया जाए, कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती, वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स को ऐसा प्रॉफिट नहीं दे देती, उसमें से कुछ हिस्सा देती है और कुछ हिस्सा री इन्वेस्ट कर दिया जाता है कंपनी के अंदर। रिटेन्ड अर्निंग के नाम से एक हेड बनाया जाता है और उसको रिटेन कर लिया जाता है फर्दर ग्रोथ के लिए, फर्दर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट दिया जाता है वो उस केस में दिया जाता है जब आपको प्रॉफिट होगा करंट ईयर में। अगर आपको करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुए, आप शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं देंगे या कम देंगे। और अगर आपने किसी साल ज्यादा मुनाफा कमा लिया तो उस साल आप प्रॉफिट ज्यादा भी दे सकते हैं। प्रॉफिट कितना देना है ये कौन डिसाइड करेगा, रेट ऑफ प्रॉफिट यानी डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की मौजूदगी में उनकी वोटिंग से डिसाइड होता है। फैसला फाइनल डायरेक्टर्स ने करना है, लेकिन उनकी रजा लेना जरूरी है, उनकी कंसेंट लेना जरूरी है, उनके वोट्स लेना जरूरी है। तो शेयर होल्डर सजेशंस देते हैं कि भाई 10% या 12%, क्योंकि वो तो ओनर्स है ना, मालिकान है। मालिकान अपने बिजनेस को चाहते हैं वो फलता फूलता रहे। अब यहां अगर कोई शेयर होल्डर मर जाता है मिसाल के तौर पर, तो उसके शेयर्स किसी और को ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे कोई आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसके मरने के बाद वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की हो जाती है। तो इसी तरह से शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। या अपनी जिंदगी में अपने शेयर्स को किसी को बेच दे, जैसे गाड़ी बेच देते हैं, गाड़ी बेचते उसकी मलकियत ट्रांसफर हो जाती है, इसी तरह शेयर्स की मलकियत भी ट्रांसफर हो जाती है। कंपनी की हैसियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपनी जगह चलती रहे। कोई ओनर चेंज हो जाए, कोई ओनर मर जाए, दीवाना हो जाए, पागल हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जो डिसाइड करना है, किसने करना है, शेयर होल्डर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग में, और एक रेट डिसाइड हो जाएगा, उसको डिक्लेयर करेंगे, ऐलान करेंगे डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और उसके ऐलान के बाद गालिबन 3 महीने के अंदर उसकी पेमेंट करनी है। और जिस वक्त वो ऐलान कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो जितना ऐलान कर रहे हैं डिविडेंड जिस अमाउंट का भी, वो अमाउंट कैश की सूरत में उनके पास मौजूद हो, जरूरी नहीं है, उनके पास टाइम है। एक बात तो ये होगी। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो कंपनी फॉर्म करते वक्त मिनिमम 7 डायरेक्टर्स या 7 मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करते हैं। इनको कहते हैं फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, इनको प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। कंपनी ऐसे नहीं फॉर्म हो जाती कि आज हम बिजनेस शुरू कर देते हैं। कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जाना पड़ता है, और उसके पास जाकर उसे रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दें इस बात की। तो फिर सबसे पहले वो कहता है कि ठीक है, नाम बताओ क्या होगा। तो आप सबसे पहले नाम की परमिशन लेते हैं, और नाम के अंदर भी कुछ क्लॉजेस हैं। हमारे पास बेसिकली 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। एक है कंपनी का प्रोस्पेक्टस, एक है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम से एक डॉक्यूमेंट है, और एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमें रजिस्टर्ड कराने होते हैं रजिस्ट्रार के पास, सबमिट कराने बनाने के बाद। अगर आपने प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी को रजिस्टर्ड कराने का मकसद ताकि उनकी नॉलेज में हो जाए, रजिस्ट्रार की नॉलेज में आ जाए, एससीसीपी की नॉलेज में आ जाए कि एक कंपनी फॉर्म हो चुकी है,
अब जब कंपनी फॉर्म हो गई है तो उसको कानून की मुताबिकत करनी है, कानून को फॉलो करना है, और जब वो कानून को फॉलो करेंगे और ऑर्डिनेंस को फॉलो करेंगे, कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे, तो उनको फिर एससीसीपी सपोर्ट भी करेगा जहां उन्हें जरूरत पड़ेगी एससीसीपी की सपोर्ट। कंपनी फॉर्म हो गई, फॉर्म करने के लिए जो प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी है, बानियान कहलाते हैं ये लोग ये 3 डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रजिस्ट्रार के पास जमा करा देते हैं। इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से पहला डॉक्यूमेंट मैंने बताया प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। इसके अंदर कंपनी के बारे में डिटेल्स होती हैं, कितना शेयर होगा, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होगी, कंपनी क्या क्या डिटेल्स होगी, शेयर आप कैसे परचेज कर सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी, सारी डिटेल्स होगी। डायरेक्टर्स कौन होंगे, डायरेक्टर्स का नाम होगा, डायरेक्टर्स की डिटेल्स होगी, उनके एसेट, उनके एड्रेसेस होंगे। यहाँ से एड्रेस से बात घर का एड्रेस नहीं है, शेयर हो। अगर इस कंपनी को हमारे यहाँ जो कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं जिस मार्केट में, उसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाए, यानी अपने आप को वहां लिस्ट कर, उनकी लिस्ट में अपना नाम शामिल कराए, तो होते हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है, तो उसको इजाजत मिल जाती है, वो शेयर्स परचेज कर और सेल कर सकती है। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स बेचने के लिए कंपनी को लिस्टेड होना जरूरी है और इसके पास प्रोस्पेक्टस होना जरूरी है। अगर ये कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है पर्सनली और जाकर स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स नहीं बेचती, तो फिर इनके पास एक और डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस की जगह, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसमें तमाम जो तफसीलात हैं मौजूद होती हैं उस स्टेटमेंट में जो प्रोस्पेक्टस में होती है, लेकिन ये प्रोस्पेक्टस बाकायदा नहीं होता, एक बुकलेट की शक्ल होती है प्रोस्पेक्टस। और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाएंगे वो, और वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करेंगे अखबार के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, और जो भी मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको आज के दौर के हिसाब से सोशल मीडिया भी है, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अखबार में ऐड जरूर देंगे। ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। और ऐड देने के बाद फिर वो पब्लिक को इनवाइट करते हैं, पब्लिक से कहते हैं आप एप्लीकेशन जमा कराएं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम 1000 शेयर इशू करना चाहते हैं, तो 1000 शेयर्स की उनके पास एप्लीकेशन आएगी। 1000 से ज्यादा भी आ सकती है, 1000 से कम भी आ सकती है। तो जितनी भी एप्लीकेशन आए, इन्होंने इशू 1000 शेयर्स ही कर। अगर इनके पास एप्लीकेशन कम आ जाए तो उस केस में एक एजेंसी होती है अंडरराइटिंग एजेंसी, इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर हमारे पास एप्लीकेशंस कम आई, हमारे शेयर्स पूरे सब्सक्राइब ना हुए, तो हम आपसे, आप जो अंडर सब्सक्राइब शेयर्स हैं वो आप हमसे परचेज कर लीजिए, तो एक खास रेट पे वो परचेज करते हैं। और इस एग्रीमेंट के तहत वो कुछ कमीशन लेते हैं कि जितने आप शेयर्स इशू कर रहे हो उसके हिसाब से जो भी बेसिस है कमीशन की वो बनाकर कुछ कमीशन फिर ये काम करते हैं। वरना उम्मीद ये होती है कि जनरल पब्लिक हमारे शेयर्स परचेज कर ले। अगर इन्होंने 1000 शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को और एप्लीकेशन 1500 शेयर्स की आ गई, तो 500 शेयर्स की एप्लीकेशन हमें रिफंड करनी पड़ेगी, पैसे समेत वापस करना पड़ेगा, और ये 1000 शेयर्स ही इशू होंगे। अब शेयर्स जो इशू होते हैं वो 3 रेट्स पर इशू होते हैं। एक होती है पार वैल्यू, जो हमारे पाकिस्तान के केस में 10 रुपीज़ है पर शेयर। एक होती है एट प्रीमियम, यानी पार वैल्यू से ज़्यादा, 1 रुपये ज़्यादा या 1000 रुपये ज़्यादा, डिपेंड करता है कंपनी की कब से चल रही है और उसकी मार्केट क्या है, और कंपनी के ऑपरेशनल हालात कैसे हैं, कंपनी कैसा ऑपरेट कर रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर कंपनी डेफिसिट में जा रही है और उसको शेयर्स इशू करने की जरूरत है, तो कंपनी पार वैल्यू से कम पे शेयर इशू करेगी, क्योंकि उसके शेयर कोई खरीदेगा ही नहीं। डेफिसिट वाली कंपनी के शेयर्स कौन खरीदेगा? लेकिन उनको बताना पड़ेगा, और शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको उम्मीद होगी कि ये कंपनी मजीद शेयर्स इशू कर रही है, मजीद कैपिटल आने के बाद इनके कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं स्टार्ट करने हैं इन्होंने, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी फ्यूचर में। तो वो आज इसके शेयर्स खरीद लेंगे डिस्काउंट रेट पे, 10 रुपये की जगह 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये।
तो ये कंपनी कर सकती है। तो कंपनी 3 रेट्स पे इशू कर सकती है, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, एट पार। इज इट क्लियर? अब कंपनी शेयर इशू करती है और इनके पास बैंक डेबिट और शेयर्स कैपिटल क्रेडिट। तो ये शेयर्स कैपिटल जो है वो कंपनी का कैपिटल है। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में एक इंडिविजुअल के नाम से कैपिटल होता था, यहाँ पे शेयर्स कैपिटल पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा हमेशा। डिस्काउंट पे इशू करें, पार पे इशू करें या प्रीमियम पे इशू करें, शेयर कैपिटल डिस्काउंट पे वो पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो आप अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी पे डिस्काउंट शो करेंगे नेगेटिव कर, और अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम को शेयर्स प्रीमियम के नाम से अलग इशू शो करेंगे उसके अंदर, शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर। शेयर कैपिटल पार वैल्यू पे इसलिए रिकॉर्ड होता है कि जब चाहे आप शेयर कैपिटल की वैल्यू को डिवाइड बाय 10 करके नंबर ऑफ शेयर्स पता कर लें कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रखे हैं। क्लियर है? यहां कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, हमने स्टार्ट लिया था कि ऑर्डिनरी शेयर्स और उसका प्रॉफिट जो तय करते हैं जनरल मीटिंग में, और लॉस के केस में जिस साल लॉस हो जाए वहां पर आप प्रॉफिट नहीं देते, कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती। एक शेयर्स और होते हैं, वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स के आगे परसेंटेज लिखी होती है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 15% प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो परसेंटेज गिवन है ये इस बात के लिए है कि कंपनी ने आपको 10% डिविडेंड देना है या 15% डिविडेंड देना है। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिविडेंड तो देना है। लेकिन जिस साल आपके पास लॉस ज्यादा है और जनरल रिजर्व में भी कुछ नहीं है, रिटेन अर्निंग में भी कुछ नहीं पड़ा, यानी पुराना प्रॉफिट भी कोई नहीं पड़ा, तो आप कहते हैं कि ठीक है इस साल हम आपको नहीं पे कर रहे, अगले साल अक्यूमुलेट करके पिछले साल और दूसरे साल सब्सिक्वेंट ईयर के प्लस करके अक्यूमुलेट करके पे करते हैं। और ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कंपनी ऑफर करते वक्त ये बता दे कि हम 3 साल तक का प्रॉफिट जो है वो, अगर किस साल 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में हमें लॉस हुआ तो हम पिछले 3 सालों तक का प्रॉफिट आपको देंगे, लेकिन अगर 10 सालों से लॉस हो रहे हैं तो हम सिर्फ पिछले 3 साल तक का प्रॉफिट आपको देंगे, उससे पीछे करेंगे। तो ये पॉलिसी पे डिपेंड है। तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते वक्त उसके अंदर ये सारी डिटेल्स लिख दी जाती है कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो प्रॉफिट, जो पिछला प्रॉफिट है, प्रीवियस प्रॉफिट, वो कब तक का देंगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं उसको, अक्यूमुलेटेड डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में एजीएम के अंदर ये डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं कि इस साल डिविडेंड कितना देना है, कितना % देना है, क्योंकि रेट डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। और सबसे पहले डिविडेंड, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स भी इशूड है और ऑर्डिनरी शेयर्स भी इशूड है, तो आप सबसे पहले जो डिविडेंड पे करेंगे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, नाम ही उसमें प्रेफरेंस दी जा रही, तरजीह। उसके बाद जब प्रॉफिट बचेगा तो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कम और कभी ज्यादा प्रॉफिट भी मिलता है डिविडेंड रिजर्व। ज्यादा कब मिलता है? जब कंपनी ने अच्छा ऑपरेशन किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गया कंपनी को, तो शेयर होल्डर्स जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको तो वही 10% मिलना है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को सिर्फ 10% नहीं मिलना है, उनको फिर ज्यादा भी मिलना है। तो प्रॉफिट जो फिक्स है हमारा प्रेफरेंस शेयर का, अब आप इस पर फतवा मत लगा दिएगा कि उसका तो फिक्स है, कुछ इंटरेस्ट तो नहीं है, इसके बारे में मुफ्तियाने कराम बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शेयर्स की टाइप्स क्लियर हो गई आपको। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, 2 बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रॉस्पेक्टस मैंने बताया आपको पहले। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी के इंटरनल मैटर्स होते हैं, कंपनी अपने लोगों के साथ, अपनी कंपनी के अपने जो है ना, जिसे आप कह लें एसओपीज होती, कि कंपनी किस तरह से चलेगी, किस तरह से होगा, अपॉइंट कैसे होंगे, डायरेक्टर्स कितने होंगे, मैनेजर्स कितने होंगे, उसकी सैलरी कितनी होगी, उसका रेम्यूनरेशन कितना होगा, एम्प्लॉइज़ को बोनस कब देना होगा, किस तरह से देना होगा, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर आप कंपनी के ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करते हैं तो टेबल ए है, उसके कंटेंट्स शामिल कर लिए जाते हैं, वो प्री डिसाइडेड है, वो कंपनीज एक्ट में मौजूद है। अगर आप बनाएंगे नहीं तो वो फिर लागू हो जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देयर आर 5 क्लॉजेस। नंबर 1 नेम क्लॉज, कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, नाम क्या होगा। अब जैसे फिर रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो आप नाम कायदे आज़म नहीं रख सकते, कराची नहीं रख सकते, पाकिस्तान नहीं रख सकते, और वो नाम नहीं रख सकते जो पहले किसी ने रजिस्टर्ड करा। उसके बाद फिर दूसरा क्लॉज है
ऑफिशियल प्लेस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ है, किस शहर में, वो शहर आपको बताना होगा। अब उस शहर के अंदर मिसाल के तौर पर आपने बादराबाद में ऑफिस खोला था, बादराबाद से आप तारिक रोड शिफ्ट हो गए या डिफेंस शिफ्ट हो गए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, है तो कराची में। तो आप ये चेंज ऑफ प्लेस तो कर सकते हैं शहर के अंदर सेम फैसिलिटी के, लेकिन आप अगर कराची से लाहौर जा रहे हैं तो नहीं कर सकते। इन दैट केस आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहलाता है, वो हमेशा वही रहे, एक उसी शहर में रहे। तीसरा क्लॉज होता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आप कंपनी करेगी क्या, कंपनी किन चीज़ों में डील करेगी, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग है तो किस चीज़ की है, क्या क्या आइटम्स डील करेगी। और ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने जिससे बिजनेस स्टार्ट करना है सिर्फ वही लिखे, फ्यूचर 10 साल बाद भी कोई काम करना है अगर कंपनी ने तो वो भी लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर वो चीज़ें शामिल है। फिर चौथा क्लॉज होगा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में ये लिखा जाता है, कंपनी, आपने देखा होगा कि कंपनी के नाम के आगे होता है लिमिटेड। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अगर उनका कैपिटल उनके लॉस को मीट ना करे तो फिर इस सूरत में क्या होता है कि पार्टनर्स को अपने घर से लाना पड़ता है। कंपनी के केस में क्या है, लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जितनी उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है बस उतनी उनकी लायबिलिटी है। अगर उस पैसे से लायबिलिटी मीट होती है तो ठीक है, और उससे एक्सीड कर जाए तो फिर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है और लायबिलिटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में नहीं आती, तो इसलिए कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी के नाम के आगे आपने जहां भी देखा होगा लिमिटेड लिखा होगा। और आखिरी क्लॉज होता है ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। ऑथराइज कैपिटल क्लॉज, कितना कैपिटल इशू करने के लिए आपको इजाजत मिली है, और जितना इजाजत मिली है आप वो सारा कैपिटल इशू एक दफा में नहीं करते, आपके फ्यूचर प्लान के मुताबिक होता है कि हमारी कंपनी जो है वो आइंदा कभी 30 साल बाद 35 साल बाद भी कोई शेयर इशू करेगी तो वो भी उसमें लिखे होते हैं। तो टोटल आप उसकी परमिशन एक ही दफ़ा लेते हैं, लेकिन अगर इसमें चेंजेस करनी हो आपको तो इसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, चेंजेस आ सकती है, आमतौर से नहीं आ सकती। यहाँ तक क्लियर हो सकती है? ठीक है, थैंक यू।